नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में ठंड बढ़ते ही रांची समेत पूरे राज्य में अंडे की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलने लगा है। खुले बाजार में अंडा अब 9 रुपए पीस बिक रहा है। एक दर्जन अंडा 95 से 100 रुपए में और एक ट्रे की कीमत अब 225 से 230 रुपए तक पहुंच गई। थोक विक्रेताओं का कहना है कि इतना महंगा अंडा उन्होंने पहले कभी नहीं बेचा। गर्मी में यही अंडा 160 रुपए ट्रे तक मिल रहा था। फिलहाल अंडा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से मंगाया जा रहा है। देसी अंडा 16 से 17 रुपए, सोनाली मुर्गी का अंडा 13 से 14 रुपए और बतख का अंडा 12 से 13 रुपए पीस बिक रहा है। दुकानदारों की माने तो अभी अंडे की कीमत कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी ठंड में प्रोटीन भी जेब पर भारी पड़ने लगा है। झारखंड में राशन कार्ड अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यवसायी के खाते से 3,73,100 रुपए उड़ा लिए। यह मामला पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित डॉक्टर लखन साव ने इस मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पीड़ित को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को राशन कार्ड विभाग का कर्मचारी बताया और कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। झांसे में आकर पीड़ित ने सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद उनके बैंक खाते से राशि निकाल ली गई। घटना के बाद पीड़ित ने एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से फोन कर खाता ब्लॉक कराने की कोशिश की, लेकिन बैंक की ओर से सहयोग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नए साल में स्विट्जरलैंड के दावोस जाने वाले हैं। उनके साथ झारखंड का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव, उद्योग सचिव और जियाडा के निदेशक भी शामिल हैं। दावोस सम्मेलन में राज्य की खनन, उद्योग और पर्यटन क्षमता को वैश्विक निवेशकों के सामने रखा जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल लंदन का भी दौरा करेगा, जहां निवेशकों और प्रवासी भारतीयों से बैठकें होंगी। 17 जनवरी को प्रतिनिधिमंडल ज्यूरिख के लिए रवाना होगा और 18 से 21 जनवरी तक दावोस में आधिकारिक बैठकें होंगी। इस यात्रा को लेकर सरकार ने लॉजिस्टिक पार्टनर के चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पिछले 15 दिनों से राज्य भर में जमीन म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन अपलोड होना बंद हो गया। रैयत म्यूटेशन के लिए प्रज्ञा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आवेदन नहीं भर पाने के कारण उन्हें लौटना पड़ रहा है। इस वजह से पिछले 2 सप्ताह से अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के नए आवेदन नहीं पहुंच रहे। प्रज्ञा केंद्र संचालकों का कहना है कि सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण आवेदन तीसरे स्टेप पर एरर दिख रहा है। रीड नंबर भरते ही डाटा नोट मैच का मैसेज आने लगा है। अंचल कर्मियों के मुताबिक धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी और झारनेट एनआईसी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण म्यूटेशन का काम प्रभावित हो गया। फिलहाल केवल एनजीडीआरएस सिस्टम के जरिए रजिस्ट्री के बाद सुओ मोटो म्यूटेशन के दस्तावेज अंचल कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं। जब तक तकनीकी सुधार नहीं होगा, तब तक आम रैयत म्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। पंचायतों के विकास के लिए झारखंड को करीब 700 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। यह राशि अगले 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को मिल जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 24-25 की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसमें 277 करोड़ रुपए अनटाइड फंड और 415 करोड़ रुपए टाइड फंड के रूप में शामिल है। इस राशि का उपयोग सीधे गांव के विकास कार्यों में किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार काफी समय से इस राशि के लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रयास कर रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में बाकी बकाया राशि भी जल्द जारी की जाएगी। आपको बता दें, 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की 2 वित्तीय वर्षों की अनुदान राशि अब तक लटकी हुई थी, जिसमें से अब करीब 700 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर हो चुकी है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत दिसंबर महीने की पेंशन राशि लाभुकों के खाते में भेज दिया गया। रांची, गढ़वा, गुमला समेत अन्य जिलों के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची जिले के कुल 2,28,349 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी गई। इस भुगतान के तहत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित सहायतार्थ पेंशन और ट्रांसजेंडर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक शामिल है। हर लाभुक के खाते में 1,000 रुपए भेजा गया है, जिसमें कुल 22,83,49,000 रुपए का भुगतान किया गया है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले महीनों में भी पेंशन भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से जारी रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। मैट्रिक फेल से लेकर स्नातक पास युवाओं के लिए 700 पदों पर बहाली की जाएगी। SIS के तहत सिक्योरिटी गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्ति होने वाली है। यह भर्ती कैंप 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा जिले के सभी प्रखंडों में सिलसिलेवार तरीके से लगाया जाएगा। चयन के बाद 15,000 से लेकर 32,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा।
एसआईएस के डिप्टी कमांडेंट अरुण यादव ने बताया कि 16 और 17 दिसंबर को जगन्नाथपुर, 18 और 19 दिसंबर को खूंटपानी, 20 और 21 दिसंबर को मंझारी, 22 और 23 दिसंबर को गुदरी, 24 और 25 दिसंबर को नवा मंडी, 26 और 27 दिसंबर को झिकपानी और 28 और 29 दिसंबर को टोंटो प्रखंड परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9717304564 पर संपर्क करें और जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में आज से न्यूनतम तापमान बढ़ने वाला है। अगले 3 दिनों में रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना है। इसके बाद 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह के समय राज्य के कई इलाकों में कुहासा छाया रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। 20 दिसंबर तक ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि उत्तर पश्चिमी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी अभी बनी रहेगी। शनिवार को रांची के काके में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। गुमला में भी पारा लगातार 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। डकरा और खलारी में घनी धुंध के कारण सुबह ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो ठंड फिर से जोर पकड़ सकती है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया गया। नए पैटर्न के अनुसार साइंस विषय के सवाल अब 3 अलग अलग सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में बायोलॉजी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स के सवाल होंगे। पहले यह सवाल मिक्स होकर आते थे। वहीं सोशल साइंस विषय में अब 4 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। सीबीएसई बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि हर सेक्शन के सवाल का जवाब उसी सेक्शन में देना अनिवार्य होगा। अगर किसी दूसरे सेक्शन में जवाब लिखा गया तो उसमें अंक नहीं मिलेंगे। शिक्षक और प्राचार्यों ने इस बदलाव को सकारात्मक पहल बताया है। उनका कहना है कि इससे छात्रों को सवाल समझने में आसानी होगी और मूल्यांकन प्रक्रिया भी बेहतर होगी। सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर दोनों विषयों के सैंपल पेपर उपलब्ध हैं, ताकि छात्र नए पैटर्न के अनुसार अभी से तैयारी कर सकें। अभी तक आपने नदियों से ट्रैक्टर के जरिए बालू की अवैध ढुलाई के वीडियो देखे होंगे, लेकिन अब झारखंड से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ नदियों से नाव के जरिए बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसका आरोप भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने लगाया है। पूर्व विधायक ने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जामताड़ा क्षेत्र की नदियों से नाव के जरिए बालू निकालकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बेचने का आरोप लगाया है। वीडियो में दावा किया गया है कि इस पूरे अवैध कारोबार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की भूमिका है। पाकुड़ जिले के कल्याण विभाग में फर्जी एडवाइस के जरिए 12,38,66,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। इस मामले में कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का ने विभाग के अधीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक समेत 26 लोगों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब 8 दिसंबर को एसबीआई बाजार ब्रांच के प्रबंधक ने विभाग को सूचना दिया कि बैंक में जमा किए गए एडवाइस पर हस्ताक्षर मैच नहीं हो रहा। जांच में सामने आया कि 74 एडवाइस में से 7 एडवाइस विभागीय रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, जिससे पहले भी फर्जी निकासी की आशंका जताई गई है। एफआईआर के अनुसार एडवाइस लाने वाला अनुसेवक पहले ही विरमित हो चुका था। इसके बावजूद वह बैंक पहुंचा, जिससे साजिश की आशंका और गहरी हो गई। जांच के दौरान कई एडवाइस के पत्रांक, तिथि और निर्गत पंजी में गंभीर गड़बड़ी पाई गई, जिससे करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल मामले में 26 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में जारी किए गए 15,835 जन्म प्रमाण पत्रों में से 15,795 फर्जी पाए गए। मात्र 40 प्रमाण पत्र ही सही निकले। यह मामला रामपुर, बभने और जोगियारा पंचायतों से जुड़ा है, जिसे झारखंड विधानसभा में चतरा के भाजपा विधायक जनार्दन पासवान ने उठाया था। जांच में सामने आया कि पंचायत सचिवों ने जन्म मृत्यु निबंधन की यूजर आईडी और पासवर्ड एक निजी कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया था, जिसके जरिए हजारों फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए गए। पहले चरण की जांच के बाद 3 पंचायत सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब सरकार ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और यह भी जांच करेगी कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें कितने ऊपर तक फैली है। झारखंड में सादा पट्टा के जरिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट से जुड़े जमीन के अवैध खरीद बिक्री करने वालों पर अब राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। यह आश्वासन सत्र के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सादा पट्टा के माध्यम से जमीन का अवैध हस्तांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक राजेश कच्छप ने भू वापसी से जुड़े मामलों को उठाते हुए कहा कि सीएनटी एक्ट से संबंधित करीब 1.5 लाख मामले अब तक लंबित हैं। उन्होंने भू वापसी सुनिश्चित करने और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग भी रखी। सरकार का कहना है कि भूमि कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और अवैध जमीन सौदों पर कानूनी कार्रवाई तय है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत झारखंड के आदिम जनजातीय इलाकों के लिए 140 सड़क योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं के तहत 270 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। यह योजनाएं काफी समय से केंद्र सरकार के पास लंबित थी, लेकिन अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने 220 सड़क योजनाओं का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसमें से 80 योजनाओं को कम कर दिया गया। वहीं पुल निर्माण के लिए भेजे गए 160 प्रस्तावों में से एक भी योजना को मंजूरी नहीं मिली। हालांकि केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि अगले चरण में शेष योजनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले पीएम जनमन योजना के तहत 259 सड़क योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनसे करीब 780 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है और कई जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है। लातेहार जिले में कंबल वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 20,280 कंबलों की आपूर्ति पूरी कर ली गई है, जिसका वितरण गुणवत्ता की जांच के बाद रविवार से किया जाएगा। सबसे ज्यादा कंबल लातेहार प्रखंड में बांटे जाएंगे। हर कंबल का साइज 90 बाई 60 इंच का होगा और वजन कम से कम 2 किलो अनिवार्य है। इस बार ऊनी नहीं बल्कि डबल लेयर वाला मिंक कंबल बांटा जाएगा। लातेहार प्रखंड में 3,233, चंदवा में 2,934, बरवाडीह में 2,640 और मनिका में 2,424 कंबल की आपूर्ति की गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर वितरण पूरा नहीं हुआ तो आपूर्तिकर्ता के भुगतान में कटौती की जाएगी। हालांकि इस बार टेंडर में देरी के कारण कंबल वितरण कुछ देर से शुरू हुआ है, लेकिन अब प्रशासन का दावा है कि 2 दिनों के भीतर पंचायत स्तर तक कंबल पहुंचा दिए जाएंगे। चतरा जिले के युवाओं के लिए एक और सरकारी नौकरी की बड़ी खबर सामने आ गई। कृषि विभाग आत्मा में 22 पदों पर बहाली होने वाली है। इसमें सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी एटीएम के 15 पद और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी बीटीएम के 7 पद शामिल हैं। वेतन की बात करें तो एटीएम को 25,000 रुपए प्रत्येक माह दिया जाएगा। इसके अलावे बीटीएम को 30,000 रुपए प्रत्येक महीना वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क 500 रुपए तय किया गया है, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 24 दिसंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी इस बहाली से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए chatra.nic.in की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर देखें और जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। तो अगर आप कृषि क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका बिल्कुल आपके लिए है। चतरा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर स्टाफ नर्स सहित 37 पदों पर बहाली होने वाली है। इन पदों पर मानदेय 10,500 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक मिलेगा, जो पद के अनुसार तय किया गया है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपए, जबकि अन्य वर्ग के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। फार्म स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक या बाई हैंड सिविल सर्जन चतरा के कार्यालय में जमा करना होगा। अंतिम मेधा सूची चतरा जिला प्रशासन की वेबसाइट chatra.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। पूरी जानकारी के लिए chatra.nic.in जरूर चेक करें और जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। साहिबगंज के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया। होमगार्ड यानी गृह रक्षक के 417 पदों पर बहाली होगी। इस बहाली में महिलाओं के लिए 212 पद आरक्षित किए गए हैं, यानी महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर है। साहिबगंज जिले के अलग अलग प्रखंडों के लिए रिक्त पदों का बंटवारा भी किया गया है। आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर तय की गई है। अभ्यर्थी 100 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर विजिट करना होगा। इस बहाली के बारे में पूरा जानने के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन की वेबसाइट sahibganj.nic.in पर आपको विजिट करना होगा। अगर आप साहिबगंज जिले से हैं तो आज ही आवेदन करें, मौका को हाथ से न जाने दें। चतरा जिले में 15 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला जिला नियोजनालय चतरा के कार्यालय परिसर में लगने वाला है। इस मेला में 18 से 45 साल के युवा भाग ले सकते हैं। चयन के बाद 10,000 रुपए से लेकर 14,500 रुपए तक का वेतन मिलेगा। मोबिलाइजर, सेंटर हेड, गार्ड और टीचर जैसे पदों पर भर्ती होगी। ध्यान रखें, रोजगार पाने के लिए सबसे पहले नियोजन कार्यालय में निबंधन जरूरी है। इसके लिए वेबसाइट झारनियोजन.झारखंड.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। निबंधन के बाद मूल दस्तावेज, फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर रोजगार मेला में जरूर पहुंचे। यहाँ कंपनियां योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर सीधे चयन करेगी। यहाँ पर कुल 20 पदों पर चयन किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, 15 दिसंबर को चतरा के रोजगार मेला में जरूर जाइए। केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा योजना में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मनरेगा को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस नाम के बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश भर के ग्रामीण परिवारों को एक और बड़ी राहत दे दी गई। इस योजना के काम के दिनों को बढ़ा दिया गया। अब पहले की तरह 100 दिन नहीं बल्कि पूरे 125 दिन का रोजगार गारंटी के साथ मिलेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है।
आपको बता दें, यह वही योजना है जिसे 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था, जिसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून था और 2009 में इसे महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कहा जाने लगा और अब देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। झारखंड में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। इस बदलाव से बच्चे का स्कूल एडमिशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं में दस्तावेज मिलान पहले से आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला है, जहां पर सेविका और सहायिका सहिया जन्म प्रमाण पत्र से ही बच्चों का सत्यापन करती है। लेकिन एक समस्या अभी भी सामने आ रही है। केंद्र के पोर्टल में बदलाव के बाद कई बार ऑटोमेटिक हिंदी का नाम गलत जनरेट हो रहा है। जैसे कि अगर आपने अंग्रेजी में मनोज लिखा है तो हिंदी में उसकी जगह पर मानोज लिखकर दे देता है। इससे बच्चे के दो अलग अलग नाम बन जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। नगर निगम अब इस समस्या को ठीक करने में जुटा है ताकि जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह सही और उपयोगी बन सके। सरकार की कोशिश है कि हर दस्तावेज में किसी भी बच्चे का बिना गलती के एक ही नाम रहे। झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब किसान खुद तय कर पाएंगे कि उन्हें किस दिन और किस समय धान बेचना है। इसके लिए 14 दिसंबर से स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। अपने मोबाइल फोन में ऐप खोलिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जानकारी भरिए, उसके बाद आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। इस बार सरकार का लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है। सबसे बड़ी राहत है कि किसानों को एक मुश्त भुगतान मिलेगा। रकम 48 घंटे से 7 दिन के भीतर सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। अगर पैसा समय पर नहीं मिले तो किसान सीधे उपायुक्त या डीएसओ से संपर्क कर पाएंगे। धान खरीद में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जेएसएफसी ने 1000 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी किसान को भुगतान में देरी न हो। पहले दिन धान खरीद केंद्रों पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे, ताकि किसान बिचौलियों से बचकर सीधे सरकार को धान बेच पाएं। ध्यान रखें, एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल ही इस बार धान बेच पाएगा। इससे ज्यादा बेचने के लिए डीसी की अनुमति जरूरी है। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों की राशि क्रिसमस से पहले देने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी इस बार लाभुक महिलाओं को एक साथ 5000 रुपए मिल पाएंगे। जिला स्तर पर भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य की लगभग 51 लाख महिलाओं को हर महीने इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे सितंबर की राशि दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की राशि दीपावली और छठ से पहले भेजी गई थी, उसी तरह अब क्रिसमस से पहले डबल किस्त का गिफ्ट मिलने वाला है। अगर आपका पैसा रुका है तो पहले बैंक जाकर देखें कि आधार लिंक है या नहीं। दूसरा, अपना ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं। इन्हीं 2 कारणों से ज्यादातर भुगतान रुकते हैं। कुछ महीने पहले बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया था, जिसमें हजारों अपात्र लाभुकों के नाम हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाभ मिल पा रहा है जो सभी मापदंडों को पूरा करती है। झारखंड की लाखों महिलाओं को क्रिसमस से पहले 5000 रुपए का बड़ा राहत पैकेज मिलने वाला है। बोकारो जिले की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की सम्मान राशि अब बहुत जल्द आपके खाते में आने वाली है। बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभुक को पैसे में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नवंबर महीने की 2500 रुपए की राशि तुरंत लाभुकों के खाते में भेज दी जाए। यानी बोकारो की बहनें तैयार रहिए, 2500 रुपए की सम्मान राशि जल्द ही आपके बैंक खाते में आने वाली है। योजना का लाभ अब बिना इंतजार के मिलेगा। इसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने दी है। तो बने रहिए जीपीएल न्यूज के साथ। मैया सम्मान योजना के हर जिले की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। गढ़वा और पलामू के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने वाली है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो अब तक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन रांची लोहरदगा डाल्टनगंज गढ़वा रोड होकर चलती थी, अब 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन हजारीबाग और कोडरमा होते हुए नई दिल्ली जाएगी। खास बात है कि आने वाले दिनों में यह ट्रेन रोज चलाने की तैयारी है। यही नहीं, पलामू और गढ़वा के यात्रियों की बड़ी मांग पूरी होने वाली है। रांची से लखनऊ तक एक नई ट्रेन की शुरुआत होगी, जो डाल्टनगंज और अयोध्या होते हुए सीधे लखनऊ जाएगी। इसके अलावा झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जिसे रेलवे ने कोहरे के कारण 1 दिसंबर से रोक दिया था, बहुत जल्द फिर से चालू की जा रही है। इन सभी मांगों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी सहमति दे दी है और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया है। यह जानकारी पलामू के सांसद बीडी राम ने दी है। झारखंड के यात्रियों को आने वाले दिनों में रेल यात्रा का नया और आसान अनुभव मिलने वाला है। झारखंड में अब अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। आपूर्ति विभाग ने अयोग्य राशन लाभुकों की पहचान के लिए एक नया तरीका अपनाया है। सीबीडीटी इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से आय संबंधी जानकारी के आधार पर ऐसे सभी अयोग्य कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन लाभुकों का
पीएच राशन कार्ड होने के बावजूद उनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की जांच में पाया गया कि कई ऐसे लाभुक हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, फिर भी वे पीएच राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग संबंधित व्यक्ति को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में अपना आयकर रिटर्न की कॉपी, आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पिछले वर्षों में उठाए गए राशन के एवज में 44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह की जांच हर जिले में होनी चाहिए ताकि अयोग्य लाभुकों का नाम काटकर गरीब लाभुकों को जोड़ा जा सके। 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य के प्रवेश करने के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस पूरे एक महीने तक सभी मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। शादी ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश, वाहन खरीद पूरी तरह वर्जित रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्यदेव के धनु राशि में आने से गुरु की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य का फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति 14 जनवरी की रात लगेगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका पुण्यकाल 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मनाया जाएगा। खरमास में हालांकि शुभ कार्य रुक जाते हैं, लेकिन यह समय पूजा पाठ और साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में रामायण पाठ, गीता पाठ, दान, जप, तप और सूर्यदेव को जल अर्पण अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। अब घर बैठे बिना बैंक गए किसानों को 3 से 4 दिनों में केसीसी लोन मिल पाएगा। ई-केसीसी यानी ई किसान क्रेडिट पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद के बीच त्रिपक्षीय MOU साइन हो चुका है। यह पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस होगा। किसान अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब न बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न फाइल अटकेगी, न बिचौलियों का खेल चलेगा। किसान अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। कहां रुका है, कितने दिन पेंडिंग है, कब तक पैसा आएगा, सबकी रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। लोन की स्वीकृति मिलने पर पूरी राशि सीधे किसान के खाते में चली जाएगी। यह पोर्टल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। शुरुआत में झारखंड के लगभग 4 लाख किसान इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। ई-केसीसी पोर्टल से किसान को समय पर लोन मिलेगा और बिना किसी परेशानी के खेती का खर्च पूरा हो पाएगा।